Good morning, ma'am. Good morning. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था continuity and differentiability of a complex function. Today we will discuss partial derivative and what is an analytic function. Partial derivative जब हमने पीडीई पढ़ा था सेम मतलब है अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, अगर हमें किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करते वक्त बाकी सारे जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. Suppose f of x comma y is a function of two variables x and y. If you have to obtain its partial derivative with respect to x, you will treat y as constant, and you will, if you have to differentiate with respect to y, then you will treat x as constant. अगर मान लो कोई फंक्शन है जो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग तरीके से डिफाइंड है या फिर ओरिजिन पे अलग से डिफाइंड है और जो बाकी पॉइंट्स पे अलग तरीके से, तो उस केस पे तो हम सिंपल डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो वहां पे तो हमें लिमिट डेफिनेशन चाहिए होगी डेरिवेटिव की. तो लिमिट डेफिनेशन क्या है? सपोज आपको फाइंड आउट करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो हम देखना चाहते हैं कि एफ जो हमारा फंक्शन है दो वेरिएबल्स का एक्स और वाई का, इसमें कितना चेंज आएगा अगर मैं x में छोटा चेंज लाऊंगी और अगर उस चेंज को बहुत ही छोटा करेंगे, लिमिट ऑफ दैट चेंज टेंडिंग टू जीरो, हमारा डेरिवेटिव मिलेगा उस पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू x. तो इसका मतलब जब हमें x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है तो हम y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. सपोज आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है a, b पॉइंट पे, तो इनिशियल पॉइंट क्या है a, b, इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या होगी f of a, b. अब आपको x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो आप x में छोटा चेंज करोगे, दैट मींस जो ये y कोऑर्डिनेट है b उसको सेम रखोगे, a में छोटा सा चेंज करोगे, दैट मींस हम मूव कर रहे हैं पॉइंट a प्लस h b पे. y कोऑर्डिनेट सेम रखा और हमने जो x कोऑर्डिनेट था उसको a से a प्लस h में ले गए, तो उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी f of a प्लस h b minus f of a comma b will represent the change in the function value as the x coordinate changes from a to a plus h, keeping y as constant. y coordinate जो है b उसको हमने constant रखा है, divided by change in x coordinate which is h. और अगर हम ये change बहुत ही छोटा लेंगे, limit h tending to zero, it will give me the partial derivative of f with respect to x. Similarly, अगर आपको partial derivative लेना है with respect to y, तो आप जो x कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट का a उसको फिक्स रखना और जो b कोऑर्डिनेट होगा उसमें आप छोटा सा चेंज लेना. सपोज जो स्मॉल चेंज ले रहे हैं हम b y कोऑर्डिनेट जो b है उसमें वो हम ले रहे हैं k का, तो हमारे पास पॉइंट इनिशियल a, b था तो उस पे फंक्शन की वैल्यू f of a, b. चेंज के बाद जो पॉइंट मिलेगा वो बनेगा a, b प्लस k, उस पे फंक्शन की वैल्यू विल बी f of a, b प्लस k. चेंज कितना है y कोऑर्डिनेट में k का, अगर ये बहुत ही छोटा करेंगे लिमिट k टेंडिंग टू जीरो लेंगे, देन यू विल गेट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y एट द पॉइंट a, b. जो नॉर्मल फंक्शन की डेफिनेशन है उसी को अप्लाई किया है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं चेंज उसी में रख रहे हैं, बाकी वाले जो भी वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट रख रहे हैं. एक बार इसको गो थ्रू कर लो, इसके बाद हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हम इस तरीके से डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे. मैम हाँ मैम यहाँ पर हम चेंज कंसीडर क्यों कर रहे हैं? आपको पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ चाहिए तो आप देखना चाहोगे ना कि x में कितना चेंज करने से हमारे पास क्या वैल्यू में चेंज आ रहा है, और अगर वो चेंज बहुत ही छोटा लेंगे तो जो हमें चेंज मिलेगा उस पॉइंट पे वो उसका डेरिवेटिव होता है. डेरिवेटिव क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ना, रेट ऑफ चेंज एट अ पॉइंट. यस और नो? Yes, जब हम x के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम x कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट जो है वो तो हम फिक्स ही रखते हैं, तो इसलिए हमने y कोऑर्डिनेट तो b रखा और a कोऑर्डिनेट में चेंज कितना लिया a से a प्लस h. अगर सिर्फ ये x का फंक्शन होता तो आप यही डेफिनेशन तो लिखते f of a प्लस h माइनस f of a अपॉन में h टेंडिंग टू जीरो लिमिट. yes, यही करते ना, तो ये b कोऑर्डिनेट सेम रख रही हैं. सिमिलरली जो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट सेम रख रही हैं.
अगर 3 वेरिएबल्स का होगा x y z, तो जब x के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो y और z को कांस्टेंट रखना। अगर आपका कोई जो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन और अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देना। पर जैसे भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, उसमें देखो, उसमें हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, f of x, y इज गिवन बाय एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कब? जब x, y ओरिजिन के बराबर नहीं है, ओरिजिन पे इसकी वैल्यू है 0। तो अगर मुझे ओरिजिन को छोड़ दी किसी भी पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करना होता किसी के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से कर लेती। बट अगर मुझे ओरिजिन पे डेरिवेटिव निकालना है तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके x को 0 और y को 0 पुट नहीं कर सकती, क्योंकि ओरिजिन पे एक ब्रेकिंग पॉइंट मिल रहा है। तो हम जब यहाँ पे चेंज निकालेंगे fx ऑफ 0,0 या fy ऑफ 0,0, तो हम क्या करेंगे, लिमिट डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो पहले fx ऑफ 0,0 निकालते हैं, x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो x में चेंज लेंगे। पॉइंट आपका जो था, अगर a, b पॉइंट है तो fx ऑफ x, y इज गिवन बाय दिस। नाउ आपका पॉइंट है 0,0, तो a भी 0, b भी 0, तो ये क्या बनेगा, f ऑफ h, 0 माइनस f ऑफ 0,0 अपॉन में h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। 0,0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, h, 0 पे फंक्शन की वैल्यू यहां से मिलेगी। यहाँ पे x को h पुट करो, y को 0, तो 0 निकलेगा आपका यहाँ पे, क्योंकि y मल्टीप्लाई में और y को आप 0 पुट कर रहे हो। You get 0 minus 0 upon h, which is 0. Limit of 0, which is a constant function, it will be 0 only. Similarly, you can find out fy of 0,0. कंप्यूट करो और बताओ मुझे क्या आ रहा है। इसमें आप x कोऑर्डिनेट को 0 ही रखना और y कोऑर्डिनेट में चेंज लेना। मैम क्या आ रहा है fy of 0,0? मैम एक चीज पूछ रही थी मैम, ये fh, 0 आपने निकाला तो यहाँ पर आपने लिमिट पुट कर दी h की। ये फंक्शन देखो ना, h, 0 पे, यहाँ पे है ना फंक्शन h, 0 हम यहाँ पे पुट करते हैं, वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है फंक्शन की। अच्छा ओके मैम। f0 पे तो हमें गिवन है ना, ओरिजिन पे तो वैल्यू फंक्शन की 0 गिवन है, बाकी पॉइंट्स पे इस एक्सप्रेशन से मिलेगी, तो इसमें पुट कर देंगे x और y, जो भी कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट का। मैम आप ये पुट करके मतलब यहाँ पे 0 मिली है जो मैम। हाँ हाँ, देखो ना, x को h पुट करो, y को 0, तो ये 0 नहीं बन जाएगा न्यूमरेटर यहाँ पे। मैम उसकी भी 0 ही आ रही है फिर तो। 0 ही आएगी वो भी, क्योंकि जब उसमें आप x को यहाँ 0 पुट करोगे तो इट विल बिकम 0 माइनस 0 अपॉन k, विच विल बी 0। नाउ नेक्स्ट, अंडरस्टैंड एनालिटिक फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। अगर कोई भी एंट्रेंस दोगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ रहा है, तो एनालिटिक क्वेश्चन, जो एनालिटिक फंक्शन है, उस पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपने डिफरेंशिएबिलिटी की बात करी। डिफरेंशिएबिलिटी हम एक पॉइंट पे बात कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी एक रीजन में बात कर सकते हैं। मान लो कोई एक रीजन बोला, उसमें बात करने की हमारा जो पॉइंट है, जो फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो उस रीजन में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब उसके हर एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल हो। किसी पॉइंट पे तो हम ही कर सकते हैं। एनालिटिक का मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी ही है, बट एनालिटिक की बात जब कभी भी करते हैं वो हमें function fz is said to be analytic in a region R from C. C, this means complex plane. कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमने एक रीजन लिया, उसमें अगर हमारा कोई फंक्शन को हम एनालिटिक तब बोलेंगे जब उस रीजन के हर एक पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो।
अब अगर मुझे बोला हो कि किसी पॉइंट पे एनालिटिक कब कहेंगे, पॉइंट पे तो हम नॉर्मली बात करते हैं एनालिटिक की, तो उस पॉइंट पे करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के आसपास एक बहुत ही छोटा रीजन ले लेंगे, उसका नेबरहुड ले लेंगे। किसी पॉइंट पे एनालिटिक कब होगा, अगर उस पॉइंट का कोई नेबरहुड एग्जिस्ट करता हो कि सच दैट उस नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स आए उन हर एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ z0 in which fz is analytic at each point, तो एनालिटिक चेक करना है चाहे पॉइंट पे चाहे रीजन में, तो वो हमेशा एक रीजन पे डिस्कस करेंगे। एनालिटिक फंक्शंस को हम रेगुलर फंक्शंस भी बोलते हैं और होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोलते हैं। ये समझ आया एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या है? एनालिटिक का मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए। किसी रीजन में बोला है तो ठीक है, किसी पॉइंट पे बोला तो उस पॉइंट के आसपास भी रीजन कोई होना चाहिए, ऐसा कोई भी रीजन एग्जिस्ट कर रहा हो उस रीजन के, उस पॉइंट के आसपास, सच दैट उस रीजन के हर एक पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो मैं उस पॉइंट, उस फंक्शन को उस पॉइंट पे एनालिटिक कहूंगी। नेक्स्ट इज कॉची-रीमैन इक्वेशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉची-रीमैन इक्वेशंस। मैम हाँ मैम एनालिटिकल वाले में हमें अगर पॉइंट गिवन है तो हमें वो रीजन निकालना होता है। कोई पॉइंट पे एनालिटिक बोला है कि आप बताओ कि इस पॉइंट पे एनालिटिक है या नहीं, तो उस पॉइंट के आसपास एक रीजन एग्जिस्ट करता हो छोटा सा, उस पे अगर होगा तो हम कह सकते हैं। तो अगर पॉइंट पे बोला तो उस पॉइंट के रीजन, एक उसके आसपास एक रीजन पे हम देखेंगे कि एनालिटिक है या नहीं। मैम इसमें कोई क्वेश्चन है? हाँ हाँ, आगे आएंगे। ठीक। अभी जो चीजें बता रही हूँ इसके लिए कंडीशन भी बता रही हूँ ना, कैसे चेक करना है एनालिटिक को डायरेक्ट के लिए। कॉची-रीमैन इक्वेशन के लिए क्या कहते हैं, किसी भी फंक्शन, किसी भी रीजन आर में एनालिटिक तब होगा जब वो कॉची-रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना, अब मैं कॉची-रीमैन इक्वेशंस बताती हूँ क्या है। अगर कोई फंक्शन कॉची-रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता किसी रीजन में, तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि मेरा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। बट अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि उस रीजन में एनालिटिक है या नहीं। मतलब हम रूल आउट कर सकते हैं बट रूल इन नहीं कर सकते यूजिंग द कॉची-रीमैन इक्वेशंस। अगर नहीं करता तो डायरेक्टली कह देंगे कि एनालिटिक नहीं है, बट अगर इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं तो उसके बाद भी मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब कोई भी फंक्शन आप ले लो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन fz, उसमें एक रियल पार्ट होगा एक इमेजिनरी पार्ट होगा, तो हम इसको ले लेते हैं u रियल पार्ट इसका और v ले लेते हैं इमेजिनरी पार्ट, तो fz इज इक्वल टू u प्लस iota v। नाउ द कॉची-रीमैन इक्वेशंस for are ux is equal to vy and uy is equal to minus vx। ये कहाँ से आई है मैं भी आपको ना पोलर फॉर्म में समझाऊंगी। सेम तरीका आप यहाँ पे अप्लाई, ये हम अभी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहे हैं कॉची-रीमैन इक्वेशंस की। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम आर और थीटा मॉडुलस और आर्गुमेंट के टर्म्स में बात करेंगे कॉची-रीमैन इक्वेशंस की। उसमें रिजल्ट कैसे आता है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, डिराइव करके दिखाऊंगी। और रेक्टेंगुलर में कैसे करना है वो आप सेम लाइंस फॉलो करोगे तो आप ये इक्वेशंस डिराइव कर सकते हो, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। अगर नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं शेयर कर दूंगी नोट्स में, इन नोट्स में है नहीं। क्या कहता है कॉची-रीमैन इक्वेशंस, जो आपका रियल पार्ट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x शुड बी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। पहली इक्वेशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी इक्वेशन, partial derivative of real part with respect to y should be equal to negative of partial derivative of imaginary part v with respect to x। ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह सकते हैं कि कोई फंक्शन कॉची-रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। Now look at this function. A function fz is defined as f of z is equal to x cube minus y cube upon में x square plus y square plus iota x cube plus y cube upon में x square plus y square। कब? जब z 0 के बराबर नहीं है, मतलब जब इसका रियल x, y 0, 0 के बराबर ना हो, इसका रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 नहीं है, तब। जब दोनों 0 होंगे, x और y दोनों 0 होंगे, तब फंक्शन की वैल्यू 0 है। आपको ये क्लियरली पता है
जीरो को छोड़ के अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगी उसमें एक ही फंक्शन की तरह वो डिफाइंड हो रहा है, तो वहां पे तो ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। बट हमें बात करनी है ओरिजिन पे। हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया है, हमें टेस्ट करना है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एट द ओरिजिन। एक और रिजल्ट जो आपने 11th या 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। बट अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इंप्लाइज, नेसेसरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफजेड क्या है। u प्लस आयोटी के टर्म्स के, तो रियल पार्ट जो u है इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन एंड इमेजिनरी पार्ट v इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों की लिमिट x, y टेंडिंग टू 0 0 0 आ जाती है और फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी 0 है, तो मेरा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा ओरिजिन पे, क्योंकि ओरिजिन पे फंक्शन की वैल्यू 0 है तो मैं चाहूंगी लिमिट भी 0 आए। तो सबसे पहले हम रियल पार्ट की बात कर लेते हैं। रियल पार्ट एक्सप्लेन करूं, इमेजिनरी पार्ट आप खुद कर लेना। अगर आप इसके लिए आप क्या कर रहे हो, पहले इसको पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लो। पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करते हैं हम, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा। और x और y दोनों जीरो कब होंगे, जब हमारा जो ये r है, रेडियस जो है, मॉडुलस जो है वो जीरो हो। तो जब हम x को r cos थीटा और y को r sin थीटा पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर तो r स्क्वायर बन जाएगा, न्यूमरेटर क्या बनेगा, r क्यूब cos क्यूब थीटा माइनस r क्यूब sin क्यूब थीटा। r क्यूब कॉमन लोगे और नीचे जो r स्क्वायर उससे डिवाइड करोगे तो यू विल गेट r इंटू cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा इक्वल टू u, ये u आएगा, और v आपको ये मिलेगा r इंटू cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा। इसकी लिमिट r टेंडिंग टू 0 देखो, 0 इंटू दिस एक्सप्रेशन विल बी 0, v की लिमिट r टेंडिंग टू 0 विल आल्सो बी 0। दैट मींस u और v दोनों 0 को जा रहे हैं जब r 0 को जा रहा है। इसका मतलब लिमिट ऑफ दिस फंक्शन as z tending to 0 will be 0 plus iota 0 which is 0, जो फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ओरिजिन पे। कॉन्टिन्यूटी क्लियर हुई? कॉन्टिन्यूटी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप उस तरीके से भी कर सकते थे, y इज इक्वल टू mx पुट करके, जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हाँ मैम यहाँ पर जो ये पॉइंट z इज इक्वल टू में 0 हो रहा है, 0 दे रखा है, इसी कारण हम इसको ओरिजिन पे चेक कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि 0 बाकी पॉइंट पे तो एक ही तरीके से फंक्शन डिफाइन है ना, ब्रेक आएगा ही नहीं, ब्रेकिंग तो ओरिजिन पे ही आ रही है ना, इसलिए ओरिजिन पे ही हम क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं, बाकी सब जगह तो होगा ही। अब ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूअस है, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉची-रीमन इक्वेशंस सेटिस्फाई होती है नहीं होती ओरिजिन पे। तो कॉची-रीमन इक्वेशंस के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ux, uy, vx, vy। तो पहले ये जो चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, u का और v का x और y के रिस्पेक्ट पे, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं चेक कर रहा है नहीं कर रहा, ओरिजिन पे निकालेंगे। ux ऑफ 0, 0 निकालेंगे तो वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, x कोऑर्डिनेट में छोटा चेंज लेंगे, तो इट विल बी गिवन बाय लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ u ऑफ h, 0 माइनस u ऑफ 0, 0 अपॉन में h। 0, 0 पे हमारा जो z है, जब ओरिजिन है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो उसका रियल पार्ट उस पॉइंट पे 0 ही है, तो u ऑफ 0, 0 0 ही हो गया। u ऑफ h, 0, u आपका फंक्शन ये है, इसके अंदर h, 0 पुट करते हैं, तो इट विल बी h क्यूब माइनस 0 क्यूब विच इज h क्यूब इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में h स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर विच विल बी h स्क्वायर, h क्यूब अपॉन में h स्क्वायर विल बी h। तो न्यूमरेटर मिला h, u ऑफ h, 0 की वैल्यू मिल रही है h माइनस 0 विच इज h, डिवाइडेड बाय h विच विल बी 1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ 1 विल बी 1। Similarly, uy of 0, 0, vx of 0, 0 and vy of 0, 0 आप फाइंड आउट कर सकते हो। और आप देखोगे ux किसके बराबर होना चाहिए, vy के है बराबर, और uy जो है नेगेटिव ऑफ vx, vx आया 1, इसका नेगेटिव -1 और ये भी -1 है,
तो दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ओरिजिन पे कॉची रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर नहीं करता तो हम डायरेक्टली कह देते कि डिफरेंशिएबल नहीं है ओरिजिन पे, बट क्योंकि कर रहा है तो अब हमें फाइंड आउट कर देखनी पड़ेगी कि लिमिट ओरिजिन पे एग्जिस्ट करती है डेरिवेटिव की या नहीं। डेरिवेटिव ओरिजिन पे कैसे मिलेगा? एफ डैश ऑफ जीरो इज गिवन बाय लिमिट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में जेड, जेड टेंडिंग टू जीरो। ओरिजिन पे फंक्शन की वैल्यू जीरो थी, एफ जेड जो हमारा एक्सप्रेशन था वो ये एक्सप्रेशन था, डिवाइडेड बाय जेड विच इज एक्स प्लस आयोटा वाई, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आपको इस एक्सप्रेशन की लिमिट निकालनी है एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू जीरो कॉमा जीरो। अब ओरिजिन पे कोई भी 2D में अगर मैं कोई कर्व ले रही हूँ, बहुत सारे कर्व्स हैं जो ओरिजिन से पास करेंगे। आप कोई भी 2-3 कर्व्स लेकर देखो, उनसे देखो कि वैल्यू क्या आ रही है। एक मैं ले लेती हूँ अलोंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है? एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो वाई एक्सिस पे अगर मुझे ये लिमिट लेनी है तो एक्स तो अपने आप ही जीरो बन गया, और वाई की लिमिट क्या ले लूंगी? वाई टेंडिंग टू जीरो। एक्स को जीरो पुट करेंगे, यू विल गेट जीरो माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा जीरो प्लस वाई क्यूब मिला, डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर इंटू आयोटा वाई। न्यूमिनेटर में से वाई क्यूब कॉमन ले लो, ब्रैकेट में मिलेगा माइनस वन प्लस आयोटा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ वन माइनस आयोटा लिखा है, इट शुड बी माइनस वन प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में मिलेगा आयोटा वाई क्यूब और वाई क्यूब कैंसिल कर लेना, मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट द लिमिट वन प्लस आयोटा। अब आप एक लिमिट कंप्यूट करो अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x। x और y दोनों कोऑर्डिनेट सेम ले लो और फिर लिमिट ले लेना x टेंडिंग टू जीरो या फिर y टेंडिंग टू जीरो। सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, y को x पुट कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो ले लेते हैं, क्योंकि अगर x जीरो को जाएगा y x के बराबर तो y भी जीरो को जाएगा, तो इस लिमिट को हम लिख सकते हैं x टेंडिंग टू जीरो। x y की जगह x डाला, x क्यूब माइनस एक्स क्यूब जीरो हो गया, प्लस आयोटा x क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब आयोटा बन जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर x प्लस आयोटा x, यू विल गेट उसमें से x कॉमन लेना, x क्यूब और x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, यू विल गेट आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। रैशनलाइज करोगे तो यू विल गेट 1 प्लस आयोटा बाई 2। दोनों लिमिट अलग अलग कर्व से अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब इसकी यूनिक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ओरिजिन पे, तो इसका मतलब ये ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। is not unique along two paths, it follows that f dash s does not exist as x z is equal to 0। तो आपने देखा कॉची रीमैन इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही थी ओरिजिन पे, फिर भी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैम हाँ मैम जो आपने वहां पे जो पॉइंट लिया था कि जो कर्व है हमने लेट करके चले थे कि वो वाई एक्सिस से पास कर रहा है, मैंने एक ले लिया वाई एक्स, मेरे को ओरिजिन पे जाना है 0,0 पे, बहुत तो सारे मैम कर्व ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक कर्व ऐसे भी ले सकते थे ना जो एक्स से पास कर रहा हो, तो वाई आप जीरो कर एक्स दो। टेंडिंग टू जीरो भी ले सकते थे ना, वाई इज इक्वल एक्स एक्सिस भी ले सकते थे ना, तो उसमें क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता और फिर लिमिट हाँ एक्स मैम टेंडिंग टू जीरो ले लेते, वो भी कर सकते हो। आप ठीक है चाहो मैम। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स भी पुट कर सकते हो, जनरल ठीक पुट कर लो वाई इज इक्वल टू एम एक्स। उसमें जैसे जैसे आप एम की अलग अलग वैल्यूज लोगे ना तो आपको अलग अलग लिमिट मिलेगी, वो जनरल तरीका हो जाएगा करने का। एक बार ही गो थ्रू कर लो इस क्वेश्चन को, क्या क्या किया हमने, कॉन्टिन्यूटी चेक की है, कॉची रीमैन इक्वेशंस, देन डिफरेंशिएबिलिटी।
Next, we will discuss Cauchy-Riemann equations in polar form. पोलर फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स मॉडुलस आर एंड द आर्गुमेंट थीटा. अगर आप fz एनालिटिक फंक्शन ले रहे हो, z क्या होता था x प्लस आयोटा y. इन पोलर फॉर्म इट वाज written as r into cos theta plus iota sin theta. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में r e की पावर आयोटा थीटा. तो हम ये जो z है इसको r e की पावर आयोटा थीटा पुट कर लेते हैं और ये जो फंक्शन है इसका रियल पार्ट u है, इमेजिनरी पार्ट v है. तो u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू f ऑफ r e की पावर आयोटा थीटा. मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ पोलर के लिए. जब अगर आपको कार्टेशियन के लिए करनी है डिराइव, तो यहाँ पे जो z था, z की जगह आप क्या यहाँ पे पोलर में लिखा है r e की पावर आयोटा थीटा. कार्टेशियन के लिए आप लिखोगे x प्लस आयोटा y. अब अगर हमें ये डिफरेंशिएबल है तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव चाहे मैं r के रिस्पेक्ट में लूं चाहे थीटा के रिस्पेक्ट में लूं, सेम आना चाहिए. तो पहले इस पूरी इक्वेशन को हम r के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं डिफरेंशिएट, उसके बाद थीटा के रिस्पेक्ट में. एक चीज और ध्यान रखना, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं x और y की टर्म्स में, तो जो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट थे वो फंक्शंस थे x और y के. अब अगर हम फंक्शन को r और थीटा की टर्म्स में पोलर फॉर्म में r e की पावर आयोटा थीटा r और थीटा की टर्म्स में ले रहे हैं, तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट वो भी क्या होंगे, r और थीटा की टर्म्स में होंगे. तो जब हम r के रिस्पेक्ट में करेंगे, यू विल गेट डेल u बाई डेल r प्लस आयोटा डेल v बाई डेल r इज इक्वल टू फंक्शन का यहाँ पे चेन रूल लगेगा, f डैश ऑफ r e की पावर आयोटा थीटा इनटू ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव विच विल बी e की पावर आयोटा थीटा. अब हम करते हैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट. यू विल गेट डेल u बाई डेल थीटा प्लस आयोटा डेल v बाई डेल थीटा. ये डेल मतलब पार्शियल डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू f डैश r e की पावर आयोटा थीटा. अब जो अंदर है उसको थीटा के रिस्पेक्ट में, r एज इट इज e की पावर आयोटा थीटा का होगा आयोटा e की पावर आयोटा थीटा. ये जो आयोटा r है इसको हम नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं. यहाँ पे इसके साथ हो जाएगा 1 बाय आयोटा, इसके साथ जब लिखेंगे आयोटा आयोटा कैंसिल, यू विल गेट 1 बाय r डेल v बाय डेल थीटा. राइट साइड पे क्या बचा,
एफ डैश आर ई की पावर आयोटा थीटा ई की पावर आयोटा थीटा। अब ये जो थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, इनके राइट हैंड साइड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन के राइट हैंड साइड सेम है, तो इनके लेफ्ट साइड भी सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। रियल पार्ट विदाउट आयोटा यहाँ पे डेल यू बाई डेल आर है, विदाउट आयोटा यहाँ पे है 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा। वो लिखा, आर को इधर शिफ्ट किया, यू गेट आर टाइम्स डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल थीटा। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है डेल वी बाई डेल आर, न्यूमिनेटर में है आयोटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। तो क्या करो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो। न्यूमिनेटर में आयोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर आर विच इज माइनस आर। फिर कंपेयर करके लिखोगे तो यू विल गेट डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू -1 बाय आर डेल यू बाई डेल थीटा। ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये होंगी कॉची-रीमैन इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। कार्टेशियन के लिए अगर जब डिराइव करनी थी तो यहाँ पे रखेंगे x प्लस आयोटा y। एक बार ये आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, एक बार y के रिस्पेक्ट में, और राइट साइड दोनों की सेम बना के उसको फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेना। जैसे यहाँ के सेम तरीका आपने कार्टेशियन के लिए लगाना है। तो हमने जो भी इक्वेशन डिस्कस की थी कार्टेशियन में वो ऑब्टेन हो जाएगी। In case of polar, the equations, Cauchy-Riemann equations will be these two. हमने ये देख लिया। और डेरिवेटिव क्या होगा हमारा जो फंक्शन का है पोलर की टर्म्स में, f डैश z इज इक्वल टू, ये जो आपकी पहली वाली इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है, इसकी कंप्लीट साइड को, बोथ साइड्स लेफ्ट और राइट, मल्टीप्लाइड बाय e की पावर माइनस आयोटा थीटा। You will have bracket with this term multiplied by e की power minus iota theta. On the right hand side, you will have f dash r e की power iota theta. This term will become 1. Iota theta minus iota theta 0 जाएगा, e की power 0 is 1. और ये z था, तो f dash of z क्या बना, e की power minus iota theta bracket में these two terms, which is written over here. ये क्या है, डेल यू बाई डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल आर। डेल बाई डेल आर को बाहर ले लेते हो ऑपरेटर को, यू विल गेट यू प्लस आयोटा इन द ब्रैकेट विच इज नथिंग बट योर फंक्शन एफ। तो एफ डैश ऑफ जेड इन पोलर फॉर्म क्या होगा, ई की पावर आयोटा थीटा मल्टीप्लाइड डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू आर। एक बार ही गो थ्रू कर लो, इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Now in the next question, you are given a function fz is equal to e की power minus z की power 4
for z not equal to 0 and for z is equal to 0 is 0. Is not analytic at the origin, though the Cauchy-Riemann equation are satisfied. हमें शो करना है, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन के लिए Cauchy-Riemann इक्वेशंस देखेंगे, वो सेटिस्फाई हो रही है वो शो करेंगे, पर हम फिर देखेंगे कि z इज इक्वल टू 0 पे ये एनालिटिक नहीं है, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता. सबसे पहले इस फंक्शन को हम लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स. z को क्या पुट करते हैं हम, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, z की पावर 4 करेंगे तो r की पावर 4 इनटू आर्ग्यूमेंट थीटा था, पावर 4 है तो आर्ग्यूमेंट 4 टाइम्स हो जाएगा, तो यू विल गेट cos 4 थीटा प्लस आयोटा sin 4 थीटा. डी मॉर्गन थ्योरम का यूज किया है. e की पावर माइनस में ये सब आएगा, क्योंकि e की पावर माइनस z की पावर 4 है. इसके बाद हम अलग अलग करके लिख लेते हैं. e की पावर में e की पावर माइनस r की पावर 4 cos 4 थीटा इंटू e की पावर माइनस r की पावर 4 आयोटा sin 4 थीटा. यहाँ पे आयोटा नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यहाँ पे आयोटा है जिसका आर्ग्यूमेंट क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट है माइनस r की पावर 4 sin 4 थीटा. तो इसको हम लिखते हैं e की पावर आयोटा थीटा को लिखते थे cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. यहाँ पे थीटा की जगह है माइनस r की पावर 4 sin 4 थीटा. cos नेगेटिव साइन एब्सॉर्ब कर लेते तो इससे यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा, जब साइन आता है तब नेगेटिव साइन बाहर आ देते तो इससे माइनस बाहर लाके दिया. इसको u प्लस आयोटा v से कंपेयर करते तो u क्या बनेगा, e की पावर माइनस r की पावर 4 cos 4 थीटा इंटू cos r की पावर sin 4 थीटा. v हमारा यहां से मिल जाएगा, दिस विल बी योर v. अब Cauchy-Riemann इक्वेशंस के लिए आप क्या करोगे, ये चेक करना डेल u बाई डेल r मल्टीप्लाई करना r से, चेक करना वो डेल v बाई डेल थीटा के है इक्वल नहीं, और दूसरी कंडीशन ये चेक करना. सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने और फिर कंपेयर करना. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं तो समझ आ जाएगा. ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का भी यूज होगा. तो आप देखोगे जो पोलर फॉर्म में Cauchy-Riemann इक्वेशंस है वो ये सेटिस्फाई करेगा. नेक्स्ट हमें शो करना है कि वो ओरिजिन पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता. ओरिजिन पे डेरिवेटिव विल बी गिवन बाय f डैश ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू 0 f ऑफ z which is e की पावर माइनस z की पावर 4 माइनस f ऑफ 0. ओरिजिन पे वैल्यू 0 है तो हमने 0 लिख दी अपॉन में सेट. e की पावर माइनस z की पावर 4 को नीचे लाएंगे तो इट विल गेट 1 बाय z e की पावर z4. अब देखो e की पावर समथिंग हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अब जब z 0 जाएगा तो इंफिनिटी को जाएगा. फाइनाइट लिमिट तो है ही नहीं, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ओरिजिन पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब वो ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं है. टाइम ऑलमोस्ट अप हो गया है. इस क्वेश्चन को गो थ्रू करना, अगर डाउट हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगी. आई एम एंडिंग दिस क्लास.